साथियों नमस्कार। साथियों, बीएससी फाइनल ईयर की जो केमिस्ट्री आज से शुरुआत करते हैं और मैंने ये सोचा कि आपकी जो केमिस्ट्री है ये केमिस्ट्री में आपको नोट्स भी मिल जाए और साथ साथ में समझना भी मिल जाए, इसलिए आपको एक अलग तरीके से प्रिपरेशन करवा रहे हैं और आपकी जो ये वीडियो काफ़ी फ़ायदेमंद रहेंगे। आपको एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प मिलेगी। आप सिस्टमेटिक वीडियो को रोक रोक के नोट्स भी बना सकते हो, पहले पूरा समझ सकते हो। आपका दोनों काम हो रहा है, नोट्स भी बन रहे हैं और आपको समझ में भी अच्छा आएगा। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए बहुत ही बेहतरीन वीडियो मैं अवेलेबल करवा रहा हूँ। चलिए शुरुआत करते हैं। बीएससी तृतीय वर्ष क्वेश्चन है आपका, कठोर मृदु अम्ल क्षारक अवधारणा क्या है, इसके उपयोग भी बताने हैं आपको। यह क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि पियर्सन की कठोर एवं मृदु अम्ल क्षारक अवधारणा को समझाइए तथा इसके उपयोग बताइए। HACB बोले तो हार्ड सॉफ्ट एसिड बेसिस, HACB हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस अवधारणा। तो पियर्सन साहब ने क्या कहा, उन्होंने इतनी सी बात बताई, बहुत अच्छी बात बताई कि कठोर अम्ल कठोर क्षारक के साथ और मृदु अम्ल मृदु क्षारक के साथ स्थायी यौगिक बनाएंगे। और यदि ऐसा हो जाए कि कठोर अम्ल मृदु क्षारक और मृदु अम्ल कठोर क्षारक, तो वो यौगिक जो होंगे वो अस्थायी होंगे। ये किसने बताया? पियर्सन साहब ने। तो पियर्सन द्वारा एक सिद्धांत प्रस्तुत किया गया। यह सिद्धांत कठोर मृदु अम्ल क्षारक सिद्धांत या मृदु कठोर अम्ल क्षारक सिद्धांत कहलाता है। इस सिद्धांत के अनुसार कठोर अम्ल कठोर क्षारकों से तथा मृदु अम्ल मृदु क्षारकों से क्रिया करने की प्रवृत्ति रखते हैं। इस सिद्धांत को समझने के लिए निम्नलिखित क्रिया को देखते हैं। देखिए, यहाँ देखिए आप, जैसे कि मृदु अम्ल मृदु क्षारक, कठोर अम्ल मृदु क्षारक और मृदु अम्ल कठोर क्षारक, ये अस्थायी यौगिक है। अब क्या होगा, यदि कठोर अम्ल कठोर क्षारक हो जाए और मृदु अम्ल मृदु क्षारक जो कंपाउंड बनेगा वो क्या होगा? स्थायी होगा। मतलब AO + B जो रिएक्टेंट है उससे C और D क्या बन रहा है? प्रोडक्ट बन रहा है। तो प्रोडक्ट के रूप में आपको क्या मिलेगा? कठोर अम्ल कठोर क्षारक, मृदु अम्ल मृदु क्षारक मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये जो यौगिक होगा वो स्थायी यौगिक होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अपन देखते हैं रिएक्शन को, NaI + AgF की रिएक्शन हुई, क्या बना? NaF बना और ये AgI। तो ये प्रोडक्ट क्यों मिला अपने को? इसीलिए मिला जो पियर्सन साहब ने बताया कि कठोर अम्ल कठोर क्षारक के साथ स्थायी यौगिक बनाएगा। तो Na+ यहाँ पर क्या है? कठोर अम्ल है। ओके, Na+ कठोर अम्ल है जो A और F- क्या कठोर क्षारक है। तो Na+ और F- की बहुत अच्छी जमेगी क्योंकि दोनों एक जैसे हैं। फिर Ag+ क्या है? मृदु अम्ल है और I- क्या है? मृदु क्षारक है, तो इनकी भी अच्छी जमेगी। तो ये जो है ये भी स्थायी यौगिक होगा, ये भी स्थायी यौगिक होगा। मेरी बात को समझ रहे होंगे आप। अब आगे देखिए, पियर्सन के अनुसार मृदु अम्ल मृदु क्षारक व कठोर अम्ल कठोर क्षारक क्रियाएं आसानी से होकर स्थायी यौगिक देते हैं। अतः क्या कह सकते हैं हम कि यदि मृदु अम्ल कठोर क्षारक है तथा कठोर अम्ल मृदु क्षारक कोई अगर उत्पाद होगा, कोई प्रोडक्ट होगा, तो वो क्या होगा भाई साहब? अस्थायी होता है। जबकि मृदु अम्ल मृदु क्षारक तथा कठोर अम्ल कठोर क्षारक उत्पाद स्थायी होते हैं। ये है पियर्सन का सिद्धांत, कठोर मृदु अम्ल क्षारक अवधारणा। मेरे हिसाब से आपको समझ में आ चुकी होगी ये। अब देखो, अब हम आगे बढ़ते हैं, उपयोग देखते हैं। HACB सिद्धांत के अनुप्रयोग या उपयोग। तो उपयोग है भाई साहब, कठोर मृदु अम्ल क्षारक सिद्धांत के प्रमुख उपयोग में पहला उपयोग है संकुल यौगिकों का स्थायित्व ज्ञात करना। अब आप इसके आधार पर आप देख सकते हो कि कौन सा संकुल यौगिक स्थायी है और कौन सा अस्थायी। जैसे आपके सामने Ag2- संकुल यौगिक दे रखा है। अब यहाँ पे I जो क्या है? लिगेंड है, ये केंद्रीय धातु परमाणु है Ag। तो यदि ये Ag जो है मृदु अम्ल है, ओके, और I- क्या मृदु क्षारक है। अब ये मृदु अम्ल मृदु क्षारक है, तो ये वाला संकुल क्या होगा? स्थायी संकुल होगा। अगर इसकी जगह मैं ले लेता कठोर क्षारक, जैसे F ले लेता, इसके आयोडीन की I की जगह ले लेता, I2 की जगह F2 हो जाता, तो वो वाला जो कॉम्प्लेक्स होगा वो क्या होगा? अस्थायी होगा। क्यों होगा? क्योंकि मृदु अम्ल और कठोर क्षारक मतलब जोड़ी बन नहीं रही है, जोड़ी जम नहीं रही है। तो अपन देखते हैं आगे। देखिए, बहुत अच्छा मज़ेदार चैप्टर है। अब देखो, जैसे कि Ag+ कठोर अम्ल है, मृदु अम्ल है और I- मृदु क्षारक होने के कारण यह संकुल स्थायी है। जबकि AgF2- में Ag+ क्या है भाई साहब? मृदु अम्ल।
वह F माइनस कठोर क्षार होने के कारण अस्थायी जटिल यौगिक हैं। आगे जाके हम आपको क्लासीफाई भी करवाएंगे कि कौन कौन से मृदु अम्ल होते हैं, कौन कौन से कठोर अम्ल होते हैं, कौन कौन से मृदु क्षारक होते हैं, कौन कौन से कठोर क्षारक होते हैं, ताकि आपको क्लियर हो जाएगा ये सारी चीज़ें। ओके, अब बात करें अपन सेकंड एप्लीकेशंस, द्विअपघटन अभिक्रियाओं का स्पष्टीकरण। तो द्विअपघटन क्रियाओं को कठोर मृदु अम्ल क्षारक अवधारणा के आधार पर स्पष्ट किया जा सकता है। जैसे यहाँ पर अपनों ने लिया LiI, देखिए LiI लिया और CSF, LiI और CSF, देखिए ध्यान से। तो ये जो है ये क्या अस्थायी है। क्यों अस्थायी है? क्योंकि यहाँ पर कठोर अम्ल Li और I इन दोनों की बन नहीं रही, क्योंकि I जो है वो क्या है भैया यहाँ पर मृदु क्षारक है, I माइनस क्या है मृदु क्षारक है। अब जो है यहाँ पर सीजियम जो है भाई साहब यहाँ पर कौन सा है मृदु अम्ल है, और I जो है वो क्या है मृदु क्षारक है। तो अब सीजियम की इसके साथ अच्छी बनेगी और लिथियम की फ्लोरीन के साथ क्यों बनेगी अच्छी? क्योंकि ये क्या हो जाएगा कठोर अम्ल कठोर क्षारक, मृदु अम्ल मृदु क्षारक। समझ में आ गया? ओके, तो ये द्विअपघटन अभिक्रियाओं के स्पष्टीकरण में भी उपयोग होता है भाई साहब। अब आगे बढ़ो। अब तीसरा एप्लीकेशंस, जैविक क्रियाओं व तत्वों की विषाक्तता का स्पष्टीकरण। शरीर के लिए आवश्यक तत्व Na+ व Mg2+ आदि जल योजित रूप में पाए जाते हैं। ये क्या है कठोर अम्ल है, ये भी कठोर अम्ल है, Na+ भी Mg2+ भी कठोर अम्ल है। अतः कठोर क्षार जल से स्थायी यौगिक बनाते हैं। अमीनो अम्ल सिस्टीन में पाया जाने वाला मृदु क्षार H2- विषाक्त धातुओं Hg2+, Pb2+ आदि से क्रिया कर लेता है, चूँकि ये धातु क्या है मृदु अम्ल है। तो जैविक क्रियाओं व तत्वों की विषाक्तता का स्पष्टीकरण में भी एप्लीकेशंस हैं ये। प्रकृति में धातुओं के पाए जाने की व्याख्या भी होती है। अब देखो, मैग्नीशियम तथा कैल्शियम कार्बोनेट के रूप में, मैग्नीशियम तथा कैल्शियम किसके रूप में पाए जाते हैं? कार्बोनेट के रूप में पाए जाते हैं। तो क्यों पाए जाते हैं कार्बोनेट के रूप में भाई साहब, और स्थायी यौगिक क्यों है इनके कार्बोनेट के साथ में बने यौगिक क्यों? अब देखो, एक तो लिया ये MgCO3, ये COCO3, तो यहाँ पर क्या है भाई साहब कि Mg2+ और CO2+ क्या है कठोर अम्ल है, और CO3 कठोर क्षारक है। तो जम गई बात आपको, ये क्या है भैया स्थायी यौगिक हैं। क्यों है? कठोर अम्ल कठोर क्षारक कंपाउंड हैं, इसलिए। चलो आगे बढ़ते हैं। Al3+ एक कठोर अम्ल है और O2- भी एक कठोर क्षारक है। तो Al2O3 भी क्या होगा स्थायी यौगिक होगा। प्रकृति में एल्यूमिनियम Al2O3 खनिज के रूप में ढेर सारा मिलेगा आपको। तीसरा पॉइंट, Cu+ ले लो, Ag+ ले लो, Hg2+ ले लो, सभी क्या है मृदु अम्ल हैं। अब भाई साहब ये क्रिया करेंगे H2- मृदु क्षारक के साथ। तो कॉपर सिल्वर तथा मरकरी प्रकृति में Cu2S के रूप में, Ag2S के रूप में, Ags के रूप में खनिजों के रूप में पाए जाते हैं। तो मेरी बात आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं हम। अब स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप इसका। चलो नेक्स्ट एप्लीकेशन, समान लिगेंड वाले संकुल यौगिकों का स्थायित्व। ये वे संकुल यौगिक होते हैं जिनमें केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़े सारे लिगेंड समान होते हैं। अब देखो, Ag(F2-), Agi2-, COF63- आदि। अब देखो यहाँ पर कौन कौन से संकुल स्थायी है देखते हैं अपन। Ag+ मृदु अम्ल है, I- मृदु क्षारक है, स्थायी संकुल हो गया। Ag+ मृदु अम्ल है, F- कठोर क्षारक है, अस्थायी संकुल हो गया। CO3+ कठोर अम्ल है, F- कठोर क्षारक है, COF63- क्या हो जाएगा स्थायी संकुल हो जाएगा, कठोर अम्ल कठोर क्षारक है। CO3+ कठोर अम्ल है, 6I- मतलब I- जो है मृदु क्षारक है, तो ये COI6 है ना, हेक्सा आयोडो कोबाल्टेड थर्ड आयन होगा इसका आईपीसी नाम में से। तो ये क्या हो अस्थायी संकुल क्यों हो गया, कठोर अम्ल मृदु क्षारक है। मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी, बहुत मज़ा आ रहा होगा पढ़ने में। चलो, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हों तो चैनल को लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को बेनिफिट मिल पाए। और जितने ज़्यादा स्टूडेंट हमसे जुड़ेंगे उतना ज़्यादा हमें और ज़्यादा वीडियो बनाने में मज़ा आएगा। चलो, भिन्न लिगेंड वाले संकुल यौगिकों का स्थायित्व। अब देखो भैया, ये देखो ध्यान से देखना, हमारा मज़ा आएगा। ये कोबाल्ट है, NH3 अमोनिया लिगेंड है 5, एक फ्लोरीन है। अब भाई साहब यहाँ पर ये जो है CO क्या है कठोर अम्ल है, ये लिगेंड अमोनिया क्या है कठोर क्षारक है, ओके, फ्लोरीन भी क्या है कठोर क्षारक है। तो कठोर अम्ल कठोर क्षारक, तो ये वाला संकुल क्या है स्थायी संकुल हो गया। इसमें भाई साहब एक अड़ंगा लगाने के लिए I आ गया, I क्या है मृदु क्षारक है,
तो कठोर अम्ल कठोर क्षारक और ये मृदु क्षारक हो गया, तो ये वाला संकुल ही क्या होगा इसका 12 बज गई, ऐसा संकुल हो गया ये अनस्टेबल। नेक्स्ट देखिए पदार्थों की विलेयता की व्याख्या भी होती है कि कोई भी पदार्थ किसी विलायक में तभी घुलता है जब पदार्थ का मृदु भाग विलायक के मृदु भाग से संयुक्त होता है या कठोर भाग कठोर भाग से संयुक्त होता है। Ag प्लस एक मृदु अम्ल है, इसका जलीय विलयन क्या हो जाएगा AgH2ON। मृदु अम्ल Hg प्लस तथा कठोर क्षारक O का क्या है, O कहाँ से आ गया H2O का O के मध्य बंध द्वारा बना है। इसी प्रकार I माइनस एक मृदु क्षारक है, इसका जलीय विलयन IH2OM माइनस मृदु क्षारक I माइनस तथा कठोर क्षारक H प्लस कहाँ का H2 का H प्लस के मध्य बॉन्डिंग होती है। अब जलीय Ag प्लस तथा जलीय I माइनस की क्रिया की साम्यावस्था AgI बनाने की ओर अग्रसर हो जाती है। तो यहाँ पर जो है AgH2ON और IH2OM माइनस है ना, ये धनायनिक संकुल ऋणायनिक संकुल। मृदु अम्ल कठोर क्षारक है, ये मृदु क्षारक कठोर अम्ल का काम हो रहा है यहाँ पर। तो क्या होगा क्या यहाँ पर भाई साहब कि ये Ag और ये I क्या हो जाएगा मृदु अम्ल मृदु क्षारक, ओके N प्लस MH2O जो है बाहर हो जाएगा। तो इस प्रकार AgI जल में अविलेय होता है, ओके। अब हेलाइडो की मृदुता का क्रम क्या होता है, I माइनस सबसे ज़्यादा मृदु होता है, फिर Br माइनस, फिर Cl माइनस, फिर F माइनस, मतलब F माइनस क्या कठोर है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा मृदु कौन है यहाँ पर I माइनस, और F माइनस क्या है कठोर, क्या है कठोर क्षारक है ना। I माइनस मृदु क्षारक, F माइनस कठोर क्षारक, अतः F माइनस हेलाइड सर्वाधिक कठोर क्षारक होगा। अब देखिए आगे AgF में Ag प्लस मृदु अम्ल तथा F माइनस कठोर क्षारक होने के कारण यह यौगिक अस्थायी होगा। सही बात है, पढ़ते ही आ रहे हैं, बार बार वही बात रिपीट हो रही। अब देखो इस रिएक्शन में देखो आप, Ag मृदु अम्ल है, H2O मृदु क्षारक है ना, किसका काम कर रहा है, मृदु क्षारक का काम कर रहा है। यदि मृदु क्षारक का काम कर रहा है, F माइनस कठोर क्षारक है, H2OM कठोर अम्ल है, AgF जो बनेगा मृदु अम्ल कठोर क्षारक है, तो ये क्या है अस्थायी हो जाएगा भैया, क्या हो जाएगा अस्थायी, है ना। इस आयोडीन की जगह क्या ले लिया, यहाँ फ्लोरीन ले लिया, क्या फर्क पड़ रहा है। तो ये जो कंपाउंड बना वो क्या बना, अस्थायी बना, मृदु अम्ल कठोर क्षारक। इस प्रकार AgF जल में विलय है, अतः सिल्वर हेलाइडो की जल में विलयता क्रम सबसे ज़्यादा विलय कौन है भैया, यहाँ पर AgF है, फिर AgCl है, फिर AgBr आएगा, फिर Ag आएगा, ठीक है। इस प्रकार AgF जल में विलय है, अतः सिल्वर हेलाइडो की जल में विलयता क्रम यह होगा। समझ में आ गया, आगे बढ़े। अब ये एक क्वेश्चन और पढ़ते हैं आज। कठोर एवं मृदु तथा मध्यवर्ती अम्लों तथा क्षारकों से आप क्या समझते हो। कठोर एवं मृदु तथा मध्यवर्ती अम्लों तथा क्षारकों से आप क्या समझते हो, प्रत्येक का आपको एग्जाम्पल भी देना है। देखिए प्रत्येक धातु आयन किसी एक लिगेंड से आसानी से बंध बनाता है, जबकि दूसरे से नहीं बना पाता है। इस आधार पर धातु आयनों तथा लिगेंडों को दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। देखिए क्लास ए मेटल, क्लास बी मेटल, दो तरह की मेटल, ओके। क्लास ए मेटल और क्लास बी मेटल, मतलब कुल मिला के यहाँ पर मेटल किसका काम करेगी, अम्ल का काम करेगी। कौन सा अम्ल हो सकता है, मृदु अम्ल और कठोर अम्ल, मृदु अम्ल और कठोर अम्ल। तो यहाँ पर देखो क्लास ए में, क्लास ए जो है, ध्यान से देखिएगा, क्लास ए वाले जो हैं वो सभी जो हैं वो क्या होंगे भाई साहब, कठोर अम्ल होंगे। नोट कर लीजिए, क्लास ए मेटल जो होगी वो क्या होंगे, कठोर अम्ल होंगे, और क्लास बी मेटल होंगे वो क्या होंगे, मृदु अम्ल होंगे। क्या होंगे, मृदु अम्ल होंगे। तो क्लास ए मेटल में देखो क्षारीय धातु आयन, क्षारीय मृदा धातु आयन एवं उच्च ऑक्सीकरण अवस्था में हल्के संक्रमण धातु को रखा गया है। देखिए जल्दी से, ये है, ये कौन से, क्लास ए मेटल। क्लास ए मेटल में क्या रखा गया है, देखो क्षारीय धातु आ गई, Li, Na, पोटेशियम, बी, ये क्या है, क्षारीय मृदा धातु है। तो इसमें आपको दिखेगी एक तो क्षारीय धातु है, क्षारीय मृदा धातु है, और कुछ क्या दिखेगी आपको, उच्च ऑक्सीकरण अवस्था में हल्के संक्रमण तत्व, उच्च ऑक्सीकरण अवस्था में हल्के संक्रमण तत्व भी दिए हुए हैं। ये सब क्या है, इनको कहाँ किस में डाला गया है, कठोर अम्ल क्लास ए मेटल। फिर देखिए आप यहाँ पे मृदु अम्ल क्लास बी मेटल, इसमें आप देखेंगे
देखिए जल्दी से, इसमें देखेंगे आप किसको कि इस वर्ग में भारी संक्रमण धातु आयन तथा निम्न ऑक्सीकरण अवस्था, निम्न ऑक्सीकरण अवस्था में हल्के संक्रमण तत्वों को रखा गया है। तो ये नोट कर लीजिए, क्योंकि यही चीज़ तो अपने काम आएगी कि ये कठोर अम्ल, कठोर क्षारक, मृदु अम्ल, मृदु क्षारक, क्या बात चल रही है, क्या हो रहा है इसके बारे में। अब देखो सीमा रेखा, सीमा रेखा अम्ल मतलब इन दोनों के बीच की कंडीशन शो करने वाले, ठीक है, इन दोनों के बीच वाले उनको क्या कहते हैं, सीमा रेखा अम्ल। Fe2 प्लस CO2 प्लस NF2 प्लस Cu2 प्लस Zn2 प्लस Sb3 प्लस Ru2 प्लस आदि। अब देखो अपनों ने क्लास ए मेटल देखा, क्लास ए मेटल को क्या कहते हैं, कठोर अम्ल, लिख लीजिए। क्लास बी मेटल को क्या कहते हैं, मृदु अम्ल। इसी प्रकार से क्लास ए लिगेंड और क्लास बी लिगेंड भी होते हैं, क्लास ए लिगेंड और क्लास बी लिगेंड भी होते हैं। तो दर्शन करवा देते हैं, नोट करिए। ये है भैया क्लास ए, क्लास ए और ये है क्लास बी, ठीक है, क्लास ए और क्लास बी। तो क्लास ए लिगेंड में देखो, क्लास ए धातु आयनों से आसानी से, धातु आयनों से आसानी से संयुक्त होने वाले लिगेंड, क्लास ए धातु आयनों से। क्लास ए कौन सी है, ये कठोर अम्ल है, तो इनसे आसानी से संयोग होने वाले को क्या कहेंगे अपन, क्लास ए लिगेंड, है ना, क्लास ए लिगेंड। क्लास ए धातु आयनों से आसानी से संयुक्त होने वाले लिगेंड इस वर्ग में रखे गए हैं। फिर क्लास बी लिगेंड, वे लिगेंड जो बी क्लास या क्लास बी धातु आयनों से आसानी से संयुक्त होते हैं, इस वर्ग में रखे जाते हैं। क्लास ए धातु आयन कठोर अम्ल, क्लास ए धातु आयन कठोर अम्ल तथा क्लास ए लिगेंड कठोर क्षारक कहलाते हैं। तथा क्लास बी धातु आयन क्या कहलाते हैं, क्लास बी धातु आयन मृदु अम्ल, दिख रहा है ना, क्लास बी धातु आयन मृदु अम्ल तथा क्लास बी लिगेंड मृदु क्षारक कहलाते हैं। वे अम्ल एवं क्षारक जो मृदु एवं कठोर वर्गों के मध्य के लक्षण रखते हैं उनको क्या कहते हैं, सीमा रेखा अम्ल कह सकते हैं या फिर सीमा की राशि रेखा क्षारक, है ना। वे अम्ल एवं क्षारक जो इन दोनों के बीच की जगह रखते हैं उनको कहते हैं, अगर इन दोनों के बीच में मृदु अम्ल और कठोर अम्ल के बीच वाले तो सीमा रेखा अम्ल। इसी प्रकार से मृदु क्षारक और कठोर क्षारक के बीच का कैरेक्टर रखते हैं उनको क्या कहते हैं, सीमा रेखा क्षारक कहते हैं। ओके, तो ये आप नोट कर लीजिए कौन कौन से मृदु क्षारक हैं, कौन कौन से कठोर क्षारक हैं, कौन कौन से सीमा रेखा क्षारक हैं। ओके, अब इनकी विशेषताएं भी पढ़ लेते साथ साथ में। चलो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं मृदु अम्लों के लक्षण। मृदु अम्ल कौन कौन से हैं, अभी जस्ट अपन ने देखा था, ये हैं भैया मृदु अम्ल, इनके लक्षण देखेंगे। फिर कठोर अम्लों के लक्षण देखेंगे, फिर अपन जो लक्षण देखेंगे आगे जाके मृदु क्षारक के लक्षण देखेंगे, कठोर क्षारक के लक्षण देखेंगे। तो सबसे पहले अपन देख लो मृदु अम्लों के लक्षण। इनके इलेक्ट्रॉन ग्राही परमाणु बड़ा आकार रखते हैं, ठीक है, बढ़िया बात है। ये अक्रिय गैस विन्यास नहीं रखते हैं, ये उच्च ध्रुवीयता रखते हैं, ये कम विद्युत ऋणात्मकता रखते हैं, ये कम सक्रिय धातु होते हैं। ओके, अब देखो आप कठोर अम्लों के लक्षण देखोगे तो इनके इलेक्ट्रॉन ग्राही परमाणु छोटा आकार रखते हैं, है ना, इनकी अपेक्षा इनका क्या है, छोटा आकार रखते हैं। इनके इलेक्ट्रॉन ग्राही परमाणु छोटा आकार रखते हैं। ये सामान्यतः अक्रिय गैस का विन्यास रखते हैं। कैसे रखते हैं भैया, अक्रिय गैस का विन्यास, जैसे Na+ में से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो क्या हो जाएगा, क्या होगा, अक्रिय गैस का विन्यास हो जाएगा ना। अब आगे, ये उच्च ध्रुवीय क्षमता रखते हैं परंतु स्वयं कठिनाई से ध्रुवित होते हैं। धातुओं में तुलनात्मक रूप से ये कम विद्युत ऋणात्मकता रखते हैं, ये अधिक सक्रिय धातु होते हैं। अब मृदु क्षारकों के लक्षण। इनके वर्ग दाता परमाणु बड़ा आकार रखते हैं, क्या रखते हैं, बड़ा आकार रखते हैं। फिर ये या इनके इलेक्ट्रॉन दाता परमाणु ऋणावेश रखते हैं, ये आसानी से ध्रुवित हो जाते हैं। अधातुओं में तुलनात्मक रूप से ये अपेक्षाकृत कम विद्युत ऋणात्मक होते हैं, ये कम सक्रिय अधातु हैं। फिर लिखिए आप कठोर क्षारकों के लक्षण। इनके इलेक्ट्रॉन दाता परमाणु छोटा आकार रखते हैं, ये या इनके इलेक्ट्रॉन दाता परमाणु निम्न ऋणावेश रखते हैं, ये कठिनाई से ध्रुवित होते हैं, ध्रुवण नहीं होने देते हैं ना ये कठोर क्षारक। ये अत्यधिक विद्युत ऋणात्मक होते हैं, ये अत्यधिक क्रियाशील अधातु होते हैं। अब सीमा रेखा अम्लों और क्षारक की बात भी कर लेते हैं। चलो, वे अम्ल एवं क्षारक जिनके विशिष्ट लक्षण कठोर एवं मृदु वर्गों के मध्य होते हैं सीमा रेखा अम्ल और क्षारक कहलाते हैं। ओके, अब देखो अम्ल एवं क्षारकों की परस्पर क्रिया द्वारा सीमा रेखा अम्ल और क्षारक निर्धारित किए जाते हैं। कठोरता का क्रम, जैसे कि ये F- सबसे ज़्यादा कठोर है, फिर Cl-, फिर Br-, फिर I-।
तो आई माइनस तो क्या हो गया, मृदु हो गया। तो ये बीच का जो ये बी आर माइनस है ना, ये क्या हो जाएगा भैया, यहाँ पर ये सीमा रेखा क्षारक हो जाएगा। बी आर माइनस को क्या कहूँगा मैं, सीमा रेखा क्षारक। मृदुता का क्रम तो एफ माइनस सबसे कम है, फिर सी एल माइनस, फिर बी आर माइनस, फिर आई माइनस, तो ये बीच का हो गया। समझ में आ गया होगा। आई माइनस हैलाइड क्षारक की कठोरता सबसे कम है तथा एफ माइनस हैलाइड क्षारक की सबसे अधिक कठोरता है। एफ माइनस हैलाइड यद्यपि कठोरतम क्षारक हैलाइड है, फिर भी इसकी मृदुता सी एल माइनस हैलाइड से कम है। क्लियर हो रहा। इस प्रकार प्रत्येक अम्ल व क्षारक तुलनात्मक रूप से है ना, कठोर व मृदु हो सकते हैं। तुलना करें तो सर्वाधिक कठोर अम्ल या क्षारकों को कठोर एवं निम्नतम कठोर अम्ल या क्षारकों को सर्वाधिक मृदु वर्ग में रखा गया है। ओके, सर्वाधिक कठोर अम्ल या क्षारक को कठोर और निम्नतर कठोर अम्ल जो कम है उनको किस में रखा गया, मृदु में रखा गया। एक तरह से तुलनात्मक रूप से बात करेंगे तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलो, तो आज के जो इस लेक्चर में यही एंड करते हैं। नेक्स्ट जो भी टॉपिक है वो अगले लेक्चर में हम बात करेंगे। तो साथियों, वीडियो कैसा लगा है कमेंट्स करके बताइएगा। ओके साथियों, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।